आज का टॉपिक हमारा बहुत खास है और वो टॉपिक है भारत के प्रधानमंत्री। हमने लास्ट टॉपिक राज्यपाल का किया था। अब हम वापस निकल के आगे हैं केंद्र पे। राज्य से निकले केंद्र में आगे, फिर राज्य में जाएंगे, फिर केंद्र में आ जाएंगे। ठीक है जी, तो ऐसे चलते रहेंगी चीजें। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कभी कोई किसी को डाउट, कोई इशू हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन होता है तो क्वेश्चन को व्हाट्सएप करके ग्रुप में ड्रॉप कर सकते हैं। उसको देख के फिर आपको उत्तर दे दिया जाएगा। ठीक है जी। चलिए शुरू करते हैं। तो प्रधानमंत्री कौन होते हैं? वैसे तो हम सबको पता ही है कि प्रधानमंत्री भारत के हमेशा हर पल हर क्षण जो है वो न्यूज में रहते हैं। और भारत के, चाहे वो भारत के अंदर एक्टिविटी हो कोई, या विदेश में जाके वो कोई संधि कर रहे हैं, या किसी देश के प्रमुख से मिल रहे हैं, तो वो न्यूज में हमेशा बने रहते हैं। तो प्रधानमंत्री हम लोगों से कोई ऐसे अछूते नहीं है कि हमें बिल्कुल भी पता नहीं है उनके बारे में कुछ भी। हाँ, अगर राष्ट्रपति के केस में देखा जाए तो राष्ट्रपति के बारे में आपने देखा होगा कि बहुत कम न्यूज रहती है, बहुत खास मुद्दों पर ही न्यूज रहती है। हर टाइम न्यूज में नहीं रहते हैं। और राष्ट्रपति का विदेश दौरा भी होता है तो वो बहुत ज्यादा कवरेज वैसी नहीं होती जैसे प्रधानमंत्री की होती है, क्योंकि दोनों में फर्क है, दोनों पोजीशन में बहुत फर्क है। तो वो फर्क क्या है कि जो संघ की, जो यूनियन की जो पावर्स हैं, वो सारी राष्ट्रपति के पास है। लेकिन एक्चुअल में लीड कौन करता है, एक्चुअल में कमांडिंग कौन है, वो प्रधानमंत्री है। क्योंकि प्रधानमंत्री जो है सही मायने में सरकार के मुखिया होते हैं। तो सरकार जिसकी होती है केंद्र में, वो अपने हिसाब से भी चीजों को चलाता है। तो प्रधानमंत्री, क्योंकि हमारे देश में इस संसदीय प्रणाली है, इसलिए प्रधानमंत्री इस रूप में है। अगर अमेरिकी प्रणाली होती तो हम इनको राष्ट्रपति बोलते, भारत के राष्ट्रपति। तो ये फिर शक्तियां उनकी फिर बिल्कुल प्रधानमंत्री जैसी होती। तो जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा है, पीछे भी चैप्टर्स में किया है, कि जो संघ कार्यकारी की जो प्रमुख शक्तियां हैं, जो भी प्रमुख तो क्या, वो शक्तियां ही कहूं तो ठीक रहेगा। सारी शक्तियां वही होती हैं। जो शक्तियां हैं, उन वो सारी शक्तियों के जो असल मायने में कंट्रोल करते हैं, वो करते हैं प्रधानमंत्री। और वो सारी शक्तियां रखी जाती हैं राष्ट्रपति के पास। तो राष्ट्रपति को कहा जाता है कि वो नाम मात्र के कार्यकारी प्राधिकारी होते हैं। वास्तव में जो कार्यकारी शक्तियां जिनके पास हैं, वो प्रधानमंत्री के पास होते हैं। तो जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बोला कि राष्ट्रपति जो होते हैं वो देश के, राज्यों के मुखिया होते हैं, और प्रधानमंत्री जो होते हैं वो सरकार के मुखिया होते हैं। तो पावर में कौन है? सरकार है। क्योंकि सरकार क्यों पावर में? क्योंकि वो जनता द्वारा चुन के आई है। अच्छा, अब राष्ट्रपति भी तो जनता द्वारा चुने जा सकते थे, बिल्कुल चुने जा सकते थे। कोई बड़ा, कुछ ऐसा तो था नहीं कि कोई न्यूक्लियर बम भी गिर जाएगा ऊपर से कहीं। वो भी हो सकता था। लेकिन वो क्यों नहीं किया? क्यों अप्रत्यक्ष चुनाव रखा राष्ट्रपति का? वो इसलिए रखा ताकि ये दोनों जब जनता द्वारा चुन के आएंगे तो दोनों बोलेंगे जी मेरे को भी जनता ने चुना, मेरे को भी चुना। दोनों अपनी अपनी पावर दिखाएंगे। पावर दिखाएंगे तो फिर कलेश मचेगा देश में, पूरे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, पूरे एग्जीक्यूटिव के अंदर। तो वो टकराव ना हो शक्तियों का, इसलिए जो है प्रधानमंत्री जनता द्वारा चुन के आते हैं, और राष्ट्रपति को जो है वो संसदीय प्रणाली द्वारा चुना जाता है। ठीक है जी। तो हमारे अनुच्छेद 75 के अंदर ये बोला गया है कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। देखो शक्तियों का कितना फेरबदल है। शक्तियां, सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री, लेकिन नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है। ये क्यों है? ये है संवैधानिक पदवी। राष्ट्रपति संविधान में सबसे ऊपर है, एक नंबर पर है। अगर वरीयता की बात करें, रैंकिंग की बात करें, तो इसको बोलते हैं प्रेसिडेंसी। तो उसमें प्रेसिडेंट का नंबर 1 पे आता है। ठीक है जी। और हमारी जो संसदीय परंपरा रही है उसमें ये है कि जो प्रधानमंत्री होते हैं वो 99.99% लोकसभा से ही आते हैं, चुन के आते हैं। और जिस पार्टी ने सर्वाधिक सीटें जीती होती हैं, 545 में से, जितने भी हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी देश की बनती है हर 5 साल बाद, उसमें प्रधानमंत्री का चेहरा जो है, वो जो व्यक्ति पार्टी जीतती है, वही पार्टी से जो प्रधानमंत्री का चेहरा निकल के आता है। दो चीजें आदि यहाँ पे मैंने बोल दिया। प्रधानमंत्री का चेहरा या तो पहले से पता होता है, उसी उन्हीं के नाम पे वोट पड़ता है, या पता ही नहीं होता। वो तब होता है जब पॉलिटिकल पार्टीज का अपना कुछ एक फिक्स नहीं होता। वो उनको के खुद पे विश्वास नहीं होता हम जीत भी पाएंगे कि नहीं। कल को ऐसा ना हो कि किसी और का सहयोग लेके, बैसाखी लेके हमें सरकार बनानी पड़े। तो वो खुद डाउट में होते हैं अपनी जीत पर, तो वो कभी डिक्लेयर नहीं कर पाते। पर जिनको श्योर होता है कि हम जीतेंगे, हमने काम किया है, तो वो अपना चेहरा डिक्लेयर कर देते हैं। जब भी किसी दल को बहुमत नहीं मिलता है, तो राष्ट्रपति फिर अपनी सूझबूझ से डिसाइड करते हैं कि किस पार्टी को जो है वो मैंने ये डिसाइड करना है कि किस पार्टी को मैंने मौका देना है। ठीक है जी। इस चीज को हम छोड़ सकते हैं, एक पेपर में नहीं आएगी। आपके पढ़ने के लिए मटेरियल पढ़ सकते हैं, लेकिन ये पेपर में नहीं आना वाला। सुप्रीम कोर्ट में एक बात कही गई थी कि कोई भी व्यक्ति, अ, जरूरी नहीं कि वो चुनाव जीता हो, वो एमपी हो,
कोई भी आम व्यक्ति भी प्रधानमंत्री बन सकता है। अब आम व्यक्ति का यहाँ पे मतलब कि ना तो वो राज्यसभा का सदस्य है, ना वो लोकसभा का सदस्य है। वो भी प्रधानमंत्री बन सकता है, बट उसके लिए कंडीशन क्या है? उसकी कंडीशन ये है कि प्रधानमंत्री नियुक्त होने के बाद उस तारीख से, उस तिथि से 6 महीने के भीतर-भीतर जो है उसको लोकसभा की या राज्यसभा की सदस्यता लेनी आवश्यक है। ये ध्यान रखिएगा, ये मैं पॉइंट तभी आराम से बोल रहा हूँ। 6 महीने के अंदर प्रधानमंत्री नियुक्त हो जाने के 6 महीने के अंदर लोकसभा या राज्यसभा की सदस्यता लेना अनिवार्य है, नहीं तो प्रधानमंत्री पद उनका चला जाएगा। और साथ ही साथ ये भी बात मैं कह दूँ कि प्रधानमंत्री जैसे मैंने कहा था 99.99% लोकसभा से होते हैं, तो राज्यसभा से भी प्रधानमंत्री बनते हैं और ये बहुत कम होता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 से 14 के बीच में वो राज्यसभा से तो थे, उन्होंने कभी चुनाव थोड़ी ना लड़ा। अब आपने कभी सुना मनमोहन सिंह वोट मांगने गए, चुनावी रैली में गए? नहीं, वो राज्यसभा से थे। उनको राज्यसभा से प्रधानमंत्री बनाया, तो बना सकते हैं। जब ये श्योर ना हो कि लोकसभा से किसको बनाना है, तो बना सकते हैं। और ऐसा जी तभी होता है देखिए, जब लोकसभा चुनाव के अंदर किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है, सब फिर बोलते हैं ना, टुकड़ों में सब बँटे होते हैं, वो टुकड़ों को जोड़ते हैं फेविकोल से, कि चलो हम बैठ के सरकार बनाते हैं। अब सरकार बनाते हैं, जब सारे टुकड़े इकट्ठे होंगे तो हर टुकड़ा ये बोलेगा मेरा व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा। टुकड़ा मीन्स पार्टी। तो मेरे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाओ, मेरे को ये दो, वो दो। तो वो एक सहमति, आम सहमति बनानी पड़ती है किसी एक व्यक्ति पर, एक चेहरे पर कि हाँ, ये व्यक्ति सबको मंज़ूर है। इसको बनाओ, उसको बोलते हैं गठबंधन की सरकार, कोलिएशन गवर्नमेंट, जो सबसे विध्वंसकारी होती है किसी भी देश के लिए, क्योंकि उसमें देश का कोई काम नहीं होता। और 2004 से 14 के बीच में वही सरकार रही। देश में कोई ढंग का काम नहीं हुआ सिवाय घोटालों के। ठीक है जी? तो एक ऐसा चेहरा ढूँढा जाता है जो न्यूट्रल हो, सबको पसंद हो, जो ज़्यादा ना बोलता हो, ना ज़्यादा कुछ करता हो, ना डिसीज़न मेकर हो, जिसको चलाया जा सके। जबकि मनमोहन सिंह जी इतने इंटेलेक्चुअल थे, वित्त मंत्री रहे भारत के, उनसे अच्छा वित्त कोई नहीं सँभाल पाया। इतने नॉलेजेबल होने के बावजूद भी उनको यूटिलाइज़ किया, उनको यूज़ किया गया। चलिए वो एक अलग विषय है, दोनों की उनकी अपनी भी सहमति रही होगी तभी तो ऐसा रहा। तो वो जी 10 साल तक भारत के प्रधानमंत्री तो वो राज्यसभा से थे, ठीक है? अभी करंटली मैं बात कर लूँ, तो अगर किसी को मिनिस्टर भी बनाना हो, तो वो लोकसभा और नियुक्त तो कर दिया, लेकिन लोकसभा, राज्यसभा किसी एक की सदस्यता तो लेनी पड़ेगी ना। अब हमारे जो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, वो कोई पॉलिटिशियन थोड़ा ना थे, वो तो ब्यूरोक्रेट थे। वो रिटायर हुए, उसके बाद सरकार ने उनको मौका दिया कि भैया तुम्हारा नॉलेज एक्सपीरियंस इतना हाई-फाई है, आओ तुमको विदेश मंत्री बनाते हैं। तो उनको राजस्थान से, मुझे कॉन्स्टिट्यूएंसी शायद याद नहीं है प्रॉपर, राजस्थान से वो राज्यसभा के सदस्य हैं। तो राजस्थान सरकार ने उनको वहाँ पर अपनी कोटे की सीट से भेजा हुआ है। तो वो राज्यसभा से है, तो वो विदेश मंत्री हैं। तो ऐसा होता है, ठीक है जी? क्योंकि सदस्य होना आवश्यक होता है। अगर शपथ की बात करें और समय की बात करें, तो प्रधानमंत्री को आपने देखा शपथ समारोह होता है, तो प्रधानमंत्री को शपथ दिलाई जाती है राष्ट्रपति द्वारा। अच्छा, उनके बाद फिर बाकी मंत्रियों को शपथ दिलाई जाती है। उन लोगों को जो बाकी मंत्री बनते हैं, मंत्री पद की शपथ लेते हैं, राष्ट्रपति द्वारा वो सूची दी जाती है, लिस्ट दी जाती है राष्ट्रपति को कि इन-इन लोगों को भी शपथ दिलानी है। दूसरी बात, प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल है वो निश्चित नहीं होता, वैसे तो 5 साल का होता है, पर निश्चित नहीं होता। निश्चित क्यों नहीं होता कि देखो जी, सरकार जो बनती है वो बहुमत के बेस पे बनती है। अगर किसी पार्टी का बहुमत का नंबर बहुत अच्छा है, तो कोई खतरा नहीं है। अगर 10, 15, 20 का रहता ही है थोड़ा-सा फ़र्क, तो थोड़ा खतरा रहता है, ठीक है? इसलिए हम बोलते हैं कि प्रधानमंत्री का जो टर्म है, जो कार्यकाल है, वो निश्चित नहीं है। दूसरी बात, ये भी प्रावधान है हमारे संविधान के अंदर कि राष्ट्रपति जब चाहें जो है, जब उनका मन किया, बड़े खुश हुए, तो सरकार गिरा सकते हैं। बट ऐसा कोई करता नहीं है, क्योंकि ये बड़े ही, उसको बोलते हैं ना, अनएथिकल हो जाएगा। लेकिन वो शक्ति है। जब तक प्रधानमंत्री को लोकसभा में बहुमत का सपोर्ट है, देखिए उनकी बहुमत में है पार्टी, तब तक वो सत्ता में, उनको कोई भी नहीं हिला सकता, राष्ट्रपति भी नहीं हिला सकता। पर एक प्रावधान दिया हुआ है, लेकिन वो यूज़ नहीं किया जाता। प्रधानमंत्री कौन होते हैं जी? प्रधानमंत्री को क्या चीज़ ज़्यादा पावरफुल बनाती है? प्रधानमंत्री को पावरफुल बनाते हैं कि प्रधानमंत्री जो केंद्र सरकार है, उसके प्रमुख वक्ता होते हैं। साथ ही साथ वो जो पार्टी पावर में होती है, सत्ता में होती है, उसके मुखिया होते हैं, लीडर होते हैं। साथ ही साथ जितने भी आपके सेवाएँ हैं, प्रमुख-प्रमुख केंद्र की जो सेवाएँ हैं, संस्थाएँ हैं, उनके राजनीतिक हेड होते हैं, मुखिया होते हैं। और एक बात ये भी है कि वो जो सदन के नेता भी होते हैं।
अब जैसे हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो लोकसभा से चुन के आए हैं, ठीक है? तो वो लोकसभा के अंदर सदन के नेता हैं। सदन का अध्यक्ष अलग चीज़ होती है, जो स्पीकर होता है, ठीक है? अध्यक्ष या सभापति, सदन का नेता होना अलग बात है। अब एक पावर और देखो प्रधानमंत्री के पद की, कि प्रधानमंत्री अगर त्याग पत्र दे दे या अचानक उनकी मृत्यु हो जाए, तो क्या होता है? तो जो भी आपका मंत्रिपरिषद है, केंद्र केंद्र का मंत्रिपरिषद है, वो विघटित हो जाता है, ठीक है? वो खत्म हो जाता है, वो गिर जाती है सरकार। हाँ, कई बार ऐसा भी होता है कि उस पार्टी के पास अगला उत्तराधिकारी भी तैयार होता है, तो वो उसको नियुक्त कर सकते हैं। बट उसमें ये है कि बहुमत अच्छा होना चाहिए। उस पार्टी के पास बहुमत का नंबर अच्छा होना चाहिए, तभी मान लीजिए उनके प्रधानमंत्री की अगर मृत्यु हो जाती है, त्यागपत्र दे देते हैं वो, खासकर विशेष रूप से मृत्यु के केस में त्यागपत्र दे दिया तो कहानी खत्म है। तब तो वो स्वेच्छा से किया, पर अचानक डेथ हो जाए, तो अगर अगला उत्तराधिकारी पार्टी को क्लियर है कि किसको बनाना है प्रधानमंत्री अपनी पार्टी से, तो दोबारा चुनाव नहीं होते। त्यागपत्र दे दें, तो चुनाव होते हैं फिर से। ये बहुत डीप चला जाएगा। अगर मान लीजिए इस्तीफा दे देते हैं, तो दूसरी कंडीशन क्या है कि जरूरी नहीं कि इलेक्शन हो, तब क्या होगा? तब राष्ट्रपति बोलेंगे जो दूसरी मेजॉरिटी पार्टी है, ऑपोजिशन के अंदर जो पार्टी है दूसरी मेन बड़ी, उसको मौका देंगे सरकार बनाने के लिए, कुछ समय देंगे, 4 दिन, हफ्ता, 10 दिन। वो अगर अपना बहुमत साबित कर देते हैं, तो फिर ऑपोजिशन वाले सरकार बना लेते हैं। तो अब हो सकता है वो ना बना पाएँ, तो हो सकता है जो पार्टी से इस्तीफा हुआ है, वो पार्टी फिर से सरकार बना ले। तो ये बहुत सारी चीज़ें उस डिटेल में नहीं जाना, ठीक है? अब पेपर में ये सवाल पूछा जाता है, आ चुका है एक बार, कि भारत के ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हैं जिनकी अपने कार्यकाल में मृत्यु हुई है? तो जी पहले जवाहरलाल नेहरू, फिर है लाल बहादुर शास्त्री, फिर है इंदिरा गांधी, फिर है राजीव गांधी। ये जो लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, इनकी हत्या की गई है। ये लास्ट के 3 है, ठीक है? तो ये बात को थोड़ा ध्यान रखना। बाकी आप ये पढ़ना चाहते हैं ये सारी चीज़ें, ये आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि हम चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये आप पढ़ सकते हैं। प्रधानमंत्री क्या होते हैं जी? प्रधानमंत्री बहुत सारी ऐसी संस्थाएँ हैं भारत सरकार की। प्रधानमंत्री उन सब संस्थाओं के मुखिया भी होते हैं, जिसको हम चेयरपर्सन बोलते हैं। जैसे नीति आयोग हो गया, या फिर राष्ट्रीय जो आपका परिषद है, जो एकीकरण परिषद है, वो हो गया, ठीक है? जिसको बोलते हैं हम राष्ट्रीय एकता परिषद भी बोलते हैं। फिर अंतर्राज्य परिषद है, फिर राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद आदि इस तरह के अध्यक्ष होते हैं। तो ये बड़ी इम्पोर्टेंट प्रमुख हमारी संस्थाएँ हैं, जिनके प्रधानमंत्री चेयरपर्सन होते हैं, ठीक है जी? साथ ही साथ है, एक बात देखिए, प्रधानमंत्री और उनके साथ मंत्री होते हैं ना, तो वो एक मंत्री परिषद बनता है। परिषद एक ग्रुप होता है। उसके अंदर 40, 50, 60, 70 जितने भी मतलब मंत्री होते हैं। तो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री बोलते हैं इसको, केंद्रीय मंत्री परिषद बोलते हैं। और इसी केंद्रीय मंत्री परिषद के जो हेड होते हैं, वो प्रधानमंत्री होते हैं। केंद्रीय मंत्री परिषद ही एक कार्यकारी के रूप में काम करता है, और यहीं से सारे काम जो कानून बनते हैं, उनको लागू करवाया जाता है। इसी केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अंदर कैबिनेट होती है। कैबिनेट को पावर हाउस बोलते हैं देश का। यहां से ही देश के सारे देश के अपने अंदर के और अंतर्राष्ट्रीय फैसले लिए जाते हैं, क्या करना, कैसे करना। साथ ही साथ प्रधानमंत्री जो होते हैं, वो सरकार और राष्ट्रपति के बीच में एक संचार का माध्यम होते हैं, कि हमारी सरकार क्या कामकाज कर रही है, क्या डिसीजन लिए हैं, वो राष्ट्रपति को वो समय समय पर जो है बताते रहते हैं। राष्ट्रपति और माफ कीजिएगा, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह भी देते हैं कि जी आपने इस पद पर, संवैधानिक पद पर किसको बिठाना है, ये देखिए जी हमने सूची तैयार की है, इस व्यक्ति को जो है आपने इस पद पर नियुक्त करना है। एक बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा, हम बार बार एक शब्द बोलते हैं कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की गई। राष्ट्रपति सिर्फ साइन करके आधिकारिक रूप से उसको नियुक्त करते हैं। नाम केंद्रीय मंत्रिपरिषद से आता है, प्रधानमंत्री की सहमति से, कि इस व्यक्ति को इस पोस्ट पर बिठाना है, तो उस पर राष्ट्रपति साइन करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने ये सारा चीजें लिखी हैं, जैसे संघ लोक सेवा आयोग के चेयरपर्सन या मेंबर, या आपके महालेखाधिवक्ता जो है, ये महालेखा परीक्षक, माफ कीजिएगा, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, वहां किसको बनाना है। तो ये प्रधानमंत्री और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री द्वारा, मंत्रिपरिषद द्वारा नाम भेजे जाते हैं। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, ये जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद होती है ना जी, इसके अंदर सारे मंत्री होते हैं, इसमें कितने मंत्री हो सकते हैं? तो देखो जी, 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 के अनुसार केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अंदर, अगर मैं सिंपल साधारण शब्दों में मंत्रिपरिषद भी बोल दूं तो भी गलत नहीं है,
तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अंदर लोकसभा की जितनी कुल सीटें हैं, उसका 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। 15% लोकसभा की कुल सीटों का 15% से अधिक जो है केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अंदर मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को मिलाकर नहीं होनी चाहिए, 15 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ऐसा 91st अमेंडमेंट 2003 के अकॉर्डिंग किया गया है। ठीक है जी। ये बात हम पहले कर चुके हैं। उनकी मृत्यु हो जाए, त्यागपत्र हो जाए तो सरकार गिर जाती है। प्रधानमंत्री ही बताते हैं राष्ट्रपति को किसको मंत्री बनाना है या किसको मंत्री पद से हटाना है या जो भी है। प्रधानमंत्री ही मंत्रालयों का आवंटन करते हैं। प्रधानमंत्री ही किसी मंत्री को त्यागपत्र देने के लिए कह सकते हैं या वो राष्ट्रपति को कह सकते हैं कि जी आप इनको हटा दीजिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रधानमंत्री जो होते हैं वो निचला सदन यानी कि लोकसभा, लोगों की जो सभा होती है उसके नेता होते हैं। प्रधानमंत्री ही, जब मैं प्रधानमंत्री बोल रहा हूं तो इसमें मंत्रिपरिषद इंक्लूडिंग चल रही है साथ में, ठीक है। तो प्रधानमंत्री ही राष्ट्रपति जी को सलाह देते हैं कि किस समय, कौन सी तारीख को जो है संसद का सत्र बुलाना है और जब सत्र पूरा हो जाता है तो सत्र फाइनल क्लोजिंग कब करनी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें वो की जाती है। साथ ही साथ जितने भी सरकार की नीतियां हैं, पॉलिसियां हैं, उनके बारे में जो प्रधानमंत्री बताते हैं। कहाँ पे? लोकसभा के अंदर। राज्यसभा में भी जाके बोलते हैं, ऐसा नहीं कि वो लोकसभा के सदस्य हैं तो वो राज्यसभा में नहीं जा सकते, बिल्कुल जा सकते हैं। राज्यसभा में भी जाके वो बताते हैं कि हमारी सरकार ने ये किया, क्यों किया, कोई भी मेन एक्टिविटी हुई उसके बारे में फिर वो वहां पर जवाब देते हैं। कैबिनेट की मैंने बात की थी कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अंदर एक कैबिनेट होता है। तो कैबिनेट की भी मीटिंग्स होती हैं, उसमें नहीं जाना आपको, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। अगर मैं विदेश मामलों की बात करूं तो विदेश मामलों में प्रधानमंत्री ही अग्रगण्य होते हैं, आगे रहकर सारे कामकाज करते हैं। इसमें बस आप इतना ही ध्यान रखिएगा। अगर मैं योजना के बारे में बात करूं तो जो हमारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है, प्रधानमंत्री उसके चेयरपर्सन होते हैं, ठीक है, हेड होते हैं। और यही अगर राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण हो तो उसके मुख्यमंत्री होते हैं। अगर यही जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण हो तो जो डीसी या डीएम होते हैं, उनके वो चेयरपर्सन होते हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा जी। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के चेयरपर्सन होते हैं और मुख्यमंत्री राज्य आपदा प्रबंधन के चेयरपर्सन होते हैं, मुखिया होते हैं, ठीक है जी। और राजनीतिक स्तर पर किसी भी तरह का कोई दिक्कत संकट आ जाए तो प्रधानमंत्री ही जो है वो इसके मुख्य प्रबंधक होते हैं उस चीज को सॉल्व करने के लिए। साथ ही साथ ये इंपॉर्टेंट है कि कुछ प्रमुख कैबिनेट समितियां हैं जिनके मुखिया प्रधानमंत्री होते हैं, जैसे राजनीतिक मामलों की कैबिनेट कमेटी, आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी तथा नियुक्तियां संबंधी कैबिनेट जो समिति है उसके हेड जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें पेपर में पूछी जा सकती हैं जी। इनकी संभावना बनती है इसलिए यहाँ पर लिखी गई है, तो आप थोड़ा कर लीजिएगा इनको। तो हमारे अंत में फिर ये बात की गई है, दो अनुच्छेद हैं जी। ये 74 और 75 अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बता रहा हूं यहाँ पर। अनुच्छेद 74 क्या कहता है कि एक मंत्री परिषद होगा जिसके मुखिया प्रधानमंत्री होंगे और यह मंत्री परिषद जो है राष्ट्रपति को उनकी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सलाह और सहायता देगा। ठीक है जी। सलाह और सहायता उनको ऐसा देगा और राष्ट्रपति को क्या करना है कि उसी सलाह के अनुसार उनको कार्य करना है। ठीक है जी। ऐसा भी कभी कभी हो जाता है कि राष्ट्रपति, ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति को आ गया फैसला तो राष्ट्रपति कुछ बोल ही नहीं सकते। एक बार राष्ट्रपति उनको जरूर बोल सकते हैं कि आपने जो मेरे को ये सलाह दिया आप इस पर थोड़ा पुनर्विचार कर लीजिए। हो सकता है राष्ट्रपति को लगे कि नहीं यार ये ठीक नहीं है, लेकिन जब उनको जब दोबारा से कहा जाता है कि हाँ जी नहीं ठीक है ऐसे ही है, तो राष्ट्रपति को फिर वो बात माननी होती है। अनुच्छेद 75 क्या कहता है, ध्यान रखें, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है दोनों, कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो है वो प्रधानमंत्री के कहने पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। और वेरी इंपॉर्टेंट, जितने भी ये मंत्री हैं ये सारे राष्ट्रपति की प्रसन्नता पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। और उससे भी इंपॉर्टेंट कि ये जो हमारा मंत्री परिषद है ना जी, ध्यान रखिएगा और कुछ आए ना है, ये क्वेश्चन आ जाएगा पक्का। ये जो मंत्री परिषद होती है, हमें केंद्र की बात करो, वो केवल और अपने कार्यों के लिए, केवल अपने कार्य और फैसलों के लिए केवल और केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। केवल और केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, संसद के प्रति नहीं, लोकसभा के प्रति। जब हम बोलते हैं शब्द संसद तो उसमें दोनों सदन आ जाते हैं। जब हम बोलते हैं लोकसभा तो माने लोकसभा। ठीक है जी।
तो ये मैंने आपको बता दिया था। हाँ, ये बात जो मैंने स्टार्टिंग में बोली थी कि प्रधानमंत्री राज्यसभा से हो सकते हैं, तो आप पढ़ लीजिएगा जो सब पीछे मैं बोल चुका हूँ ये चीज़ें। ये एक सूची है प्रधानमंत्रियों की और हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, ये 14वें प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी 2014 से, ठीक है? 14वें प्रधानमंत्री। तो आज की कक्षा को हम यहीं विराम देते हैं जी। नई क्लास में नए टॉपिक के साथ हम चर्चा करेंगे। ठीक है जी? इसमें एक चीज़ मैं थोड़ा-सा मैं आपके सामने ही इसको चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर द कॉन्स्टिट्यूशन शैल बी कलेक्टेड रिस्पांसिबल। रुकिए ज़रा। यहाँ पे ओनली शब्द आएगा। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से केवल, केवल यहाँ नीचे हिंदी में आ गया, ऊपर नहीं था। ठीक है? तो ये हो गया आपका ओके। ठीक है जी? किसी का प्रश्न है तो पूछ लीजिए, फिर करते हैं क्लोज़। चलिए। मेरी आवाज़ आ रही थी? करना तो नहीं पड़ेगा। मेरी आवाज़ आ रही थी? यस सर। चलिए, कोई भी प्रश्न हो, जो आप नहीं पूछ पा रहे हैं, तो आप टाइप करके ग्रुप में डाल देंगे जी, उत्तर प्राप्त हो जाएगा आपको। ठीक है, धन्यवाद।